हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, फॉरेन स्पोर्ट्समैन इंडिया में आके काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जीत कर और कलेक्ट करके जाते हैं। आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि काफी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं, ह्यूज अमाउंट कलेक्ट करते हैं इंडिया से और उसके बाद वो लेकर जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करती होगी? क्या उनकी ऐसी अमाउंट टैक्स फ्री होता होगा? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी अगर फॉरेन क्रिकेटर्स, फॉरेन स्पोर्ट्समैन या फॉरेन एसोसिएशन कोई भी अमाउंट विन करती है तो उस पे कटता है टैक्स अंडर सेक्शन 194E। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य सिंघल और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सेक्शन 194E विच डील्स विद TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 194E विच डील्स विद TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इसका मीनिंग, रेट्स, कब TDS कटता है इस सेक्शन के अंडर, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, एक्सेप्शन क्या है एंड एनी अदर पॉइंट्स। तो ऐसे स्पोर्ट्समैन, फॉरेन स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन हमारे पे की कैटेगरी के अंडर होते हैं, पे या फिर डिडक्टी। उन्हें मिलता है अपना पेमेंट TDS काटने के बाद। So now who is responsible to deduct tax under this section? इस सेक्शन के अंडर किसका टैक्स कटता है? So tax is deducted of non-resident foreign citizen sportsman, including an athlete. तो कोई भी अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन होता है, फॉरेन सिटीजन होता है जिसमें एथलीट इंक्लूडेड होते हैं, अगर उनको इनकम मिल रही है अपनी विनिंग से तो वो यहाँ पे कवर होते हैं। सेकेंड जो कवर होते हैं वो हमारे होते हैं नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस। तो अगर स्पोर्ट एसोसिएशन है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन एंटरटेनर्स। सो एंटरटेनर्स आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन स्पोर्ट्समैन है अगर, जिसमें हमारे एथलीट भी इंक्लूड होते हैं, तो उनकी इनकम कौन कौन सी तरह की हो सकती है जिस पे टैक्स कटेगा? सो उनकी इनकम होती है पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन एनी गेम। अगर वो कोई सी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और उससे विनिंग्स ले रहे हैं तो टैक्स उस पर कटता है। ऐसे गेम में हमारा कुछ एक्सक्लूजन्स है। एक्सक्लूजन है अगर वो कार्ड गेम से जीतते हैं या फिर गैम्बलिंग से जीतते हैं तो ये वाले गेम्स नहीं कवर होते हैं इस सेक्शन के अंडर, यानी इन गेम्स की इनकम नहीं कवर होती है सेक्शन के अंडर। इसके अलावा कोई भी और गेम्स की सारी इनकम्स कवर होती हैं। सेकेंडली, अगर उनको इनकम मिल रही है बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने बाहर वाले स्पोर्ट्समैन ने कोई भी आके एडवर्टाइजमेंट किया है इंडिया पे तो उस पे मिलने वाली विनिंग्स पे भी पूरा टैक्स कटेगा। थर्ड, अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है किसी आर्टिकल में रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और जर्नल्स। अगर एडवर्टाइजमेंट किया है न्यूज़पेपर्स में या कोई आर्टिकल डलवाया है अपना गेम में तो उस पे भी पूरा टैक्स कटता है, उसके बाद भी उसकी विनिंग्स मिलती है उनको। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर इंस्टीट्यूशन को मिलता है सो उनकी इनकम किस तरह की हो सकती है? सो एनी अमाउंट गारंटीड टू बी पेड और पेबल, या तो पे हो चुका है या फिर पे होने वाला है इन रिलेशन टू एनी गेम और स्पोर्ट्स प्ले इन इंडिया। यहाँ पे भी हमारी एक्सक्लूजन रहेगी कार्ड गेम्स की, गैम्बलिंग की अमाउंट की या इस तरह के दूसरे लॉटरीज की। तो उससे अगर विनिंग्स हुई हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। इंस्टेड उसके अलावा किसी भी गेम पे मिली गई विनिंग्स के ऊपर डेफिनेटली टैक्स कटेगा, उसके बाद भी उनको टैक्स कटने के बाद विनिंग्स मिलेंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, अगर वो मिला है नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन एंटरटेनर को, तो अगर एंटरटेनर को मिला है सो इनकम इज फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस इन इंडिया। किसी भी बाहर के एंटरटेनर ने इंडिया में परफॉर्मेंस अपनी रेंडर करी है और उस पे उसको इनकम मिली है तो उस इनकम पे भी पूरा टैक्स कटेगा। ये मैं आपको फिर से एक बार समराइज करके बताना चाहती हूँ कि हु ऑल आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, किस किस को अगर इनकम मिलती है तो टैक्स कटेगा। सो हमारे यहाँ पे कवर होते हैं फॉरेन रेजिडेंट सिटीजन स्पोर्ट्समैन, फॉरेन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और या फिर फॉरेन सिटीजन एंटरटेनर। सो दीज थ्री आर इंक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन। तो अगर इनको कोई भी इनकम मिल रही है इंडिया में आके तो उस इनकम पे टैक्स कटेगा, उसके बाद ही उनको टैक्स कटने के बाद उनकी पेमेंट मिलेगी। नाउ व्हेन टू डिडक्ट TDS अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर TDS कब डिडक्ट होगा? सो TDS इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। सो क्रेडिट ऑफ इनकम या फिर पेमेंट, इनमें से जो भी पहले होगा उस पे TDS कटेगा, उस टाइम पे TDS कटेगा। पेमेंट में हमारे यहाँ पेमेंट हो सकता है कैश के थ्रू भी,
चेक के थ्रू भी, ड्राफ्ट के थ्रू भी, या फिर किसी और मोड में। सो पेमेंट इनमें से किसी भी मोड में हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि टीडीएस कटता है इस सेक्शन के अंडर या तो जिस टाइम पे क्रेडिट मिला है या फिर जिस टाइम पे पेमेंट मिला है। इन दोनों में से जो भी पहले होंगे उस पर टैक्स कटेगा, उस टाइम पे कटेगा। इस सेक्शन के अंडर अगर कोई भी इनकम आती है तो हमारा रेट क्या होता है? सो रेट एप्लीकेबल इज 20%, और इस 20% रेट के ऊपर हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेस भी ऐड होगा। सो द रेट अंडर दिस सेक्शन एप्लीकेबल इज 20%। सो टाइम लिमिट और डिपॉजिट टीडीएस, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि पे में कौन कौन इंक्लूड होता है। अब पेयर में कोई भी इंसान इंक्लूड हो सकता है, यानी एनी पर्सन इज इंक्लूडेड इन द पेयर। किसी ने भी अगर फॉरेन स्पोर्ट्समैन या एसोसिएशन या एंटरटेनर को दिया है पैसा बाय एनी विनिंग्स फ्रॉम देयर गेम्स, तो उनको काटना पड़ेगा टीडीएस। सारे ही इंडिया के पर्सन्स इंक्लूड होते हैं इसमें। इस सेक्शन के अंडर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कोई भी अगर अमाउंट पेबल होगा तो फिर उस पर टीडीएस जरूर कटेगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। नाउ टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिट टीडीएस। सो कब टीडीएस कटता है इस सेक्शन के अंडर? अब टीडीएस कटने के प्रोविजंस हमारे बाकी सेक्शंस के प्रोविजंस की तरह ही चलेंगे। अप्रैल टू फरवरी इट्स द सेम। जिस भी मंथ का आप टीडीएस काटेंगे उस मंथ से नेक्स्ट मंथ के 7 डेट तक टीडीएस जमा हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट में। और मार्च के लिए ये रखा गया है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल या उससे पहले पहले मार्च का टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट में। नाउ रिटर्न एंड इंटरेस्ट। सो द एम्प्लॉयर हैज टू फाइल टीडीएस रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 26Q। 26Q के अंडर इसकी रिटर्न जाती है एंड दिस रिटर्न इज सबमिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब अगर इंटरेस्ट की क्या पेनल्टी होगी टीडीएस अगर काट लिया गया है या फिर काट के सही टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया है तो? सो टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, टीडीएस काटा नहीं है और ना ही गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा किया है, तो उसमें कटेगी हमारी पेनल्टी एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द डेट जिस दिन उसे टीडीएस काटना चाहिए था टिल द डेट जिस दिन पेयर ने टीडीएस एक्चुअली काटा है। हम सेकंड केस पे आते हैं। अगर टीडीएस काट लिया गया है लेकिन सही टाइम पे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो ऐसे केस में हायर पेनल्टी ऑफ 1.5% पर मंथ एप्लीकेबल होगी फ्रॉम द डेट टीडीएस उसने एक्चुअली काटा है टिल द डेट टीडीएस एक्चुअली उसने जमा किया है गवर्नमेंट के अकाउंट में। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं एक बार आपको वीडियो का फिर से समरी बता देती हूँ कि हमारे इसमें पेयर में कौन कौन इंक्लूड होता है। तो पेयर में कोई भी इंसान जो पे कर रहा है फॉरेन, या किस किस को पे कर रहा है, या तो पे कर रहा है फॉरेन स्पोर्ट्समैन को या फॉरेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या फिर एंटरटेनर को, तो उसको काटना होगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% जिसपे सेस भी लगेगा। और थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी कोई भी नहीं है, यानी कितना भी अमाउंट अगर पे हुआ है तो उस पर टीडीएस काटना ही होगा एट द रेट ऑफ 20%। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। इस सेक्शन में या टीडीएस के किसी और सेक्शन में भी कोई भी क्वेरी है तो यू पीपल कैन रीच आउट टू मी। एंड मिलते हैं टीडीएस की नेक्स्ट वीडियो में विद अ कम्प्लीटली न्यू सेक्शन। और मेरी टीडीएस की सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, वो शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।